जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो हिंदी बुक है, हिंदी बुक का 5 पाठ नागरी लिपि पाठ के अंतर्गत जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को लेकर आए हैं। मुझे आशा और उम्मीद और विश्वास है कि आने वाला जो वार्षिक परीक्षा है उस वार्षिक परीक्षा में अगर इस पाठ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएगा वह इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं इसी में से कोई होगा, ठीक ना। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा प्रत्येक वीडियो में एक शुभ विचार के साथ आते हैं, वही विचार आपके सामने है। देखिए, बात को समझिए। अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना चाहिए। तन से सुंदर व्यवहार, आपका शरीर है उस शरीर से सुंदर आपका व्यवहार होना चाहिए, ठीक ना। शरीर सुंदर रहेगा किसी काम का नहीं, अगर व्यवहार सुंदर रहेगा तो समझिए कि आपको सब कोई मानेगा, दुलारेगा, प्यार देगा, स्नेह देगा, इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। धन से महंगा प्यार, अगर देखिए माता पिता जो हमसे प्यार करते हैं तो अगर हम सफल हो जाएंगे तो कितना ज़्यादा धन कमा के माता पिता को दे सकते हैं, है कि नहीं। तो धन से महंगा प्यार। मन से कोमल विचार, जो मन है, मन आपका थोड़ा सा उड़नपन करता है, घमंड में रहता है, तो आपका जो विचार होना से चाहिए ना वो कोमल होना चाहिए, एकदम मधुर विचार होना चाहिए। और जीवन से बड़ा संस्कार, आपका शरीर मिला है और शरीर मिलने के बावजूद भी अगर आपके शरीर के अंतर्गत संस्कार नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। तो संस्कार भी सबसे ज़रूरी चीज़ है, ठीक ना। यानी तन से सुंदर व्यवहार होना चाहिए, धन से महंगा प्यार होना चाहिए, और मन से कोमल विचार होना चाहिए, और जीवन से बड़ा संस्कार होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। एक नंबर मेरा क्वेश्चन है, इसको ठीक से देखिएगा। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। देखो, उत्तर भारत से नागरी लिपि, जो पाठ के नाम है नागरी लिपि है ना, इस नागरी लिपि के जो लेख है, ठीक ना, कब से मिलने लगते हैं। तो ऑप्शन ए है 8वीं सदी, ऑप्शन बी है 6ठी सदी, ऑप्शन सी है 9वीं सदी, ऑप्शन डी है 4थी सदी। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा 8वीं सदी, मतलब 8वीं सदी से समझिए लेख मिलने लगे हैं। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं। जो नागरी लिपि है, नागरी लिपि का शुरुआती लेख हमको कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन में है आपका उत्तर भारत से, ऑप्शन बी है पूर्वी भारत से, ऑप्शन सी है दक्षिण भारत से, ऑप्शन डी है पश्चिमी भारत से। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा कहता है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। जो बेतमा दान पत्र है किस समय का है। तो ऑप्शन ए है तब 1020 ईस्वी के, 1021 ईस्वी के, 1022 ईस्वी के, 1023 ईस्वी के, है ना। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10-20 ईस्वी के, है ना, यही होगा। अगला क्वेश्चन मेरा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन मेरा है विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है। जो विजयनगर है, विजयनगर के जो राजा लोग थे उन लोग का जो लेख था उस लेख के लिपि का क्या नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी सीधम लिपि, ऑप्शन सी नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन डी नागरी लिपि। तो बोलिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। कौन लिपि? नंदी नागरी लिपि। अगला क्वेश्चन है हिंदी के आदि कवि कौन है। मतलब हिंदी के आदि कवि कौन हैं। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो हिंदी के आदि कवि का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है सरहदपाद, ऑप्शन बी है तुलसी, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी निराला। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सरहदपाद, सरहपाद।
चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है 6 नंबर। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? मतलब इसका विधा क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। तो नागरी लिपि जो है एक निबंध है। इस निबंध के निबंधकार मतलब इसको किसने लिखे हैं? तो ऑप्शन ए है गुणाकर मूले, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन डी बाबूराम सक्सेना। तो बोलिए इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुणाकर मूले। नागरी लिपि का जो लेखक है गुणाकर मूले हैं, ठीक ना। तो इसका सही आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन आपका है। जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन है संस्कृत। तो संस्कृत एक भाषा है, लिपि नहीं है। देवनागरी जो है, देवनागरी एक लिपि है। रोमन भी लिपि है। चीनी है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर बी होगा एंड देवनागरी होगा। क्या होगा? देवनागरी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? देखो केरल के शासक मतलब राजा थे जो, वह वहाँ के जो सिक्का था उस सिक्का पर लिखा हुआ था वीर केरलस्य। यह शब्द किस लिपि में लिखा गया था? तो ऑप्शन ए है नागरी लिपि में, ऑप्शन बी है ब्राह्मणी लिपि में, ऑप्शन सी है नंदी नागरी लिपि में, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि में। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नागर लिपि में। कौन लिपि में? नागर लिपि में। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? जो भारत के दक्षिण है एंड दक्षिण भारत की जो नागरी लिपि है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी है ब्राह्मण नागरी, ऑप्शन सी है नंदी नागरी, ऑप्शन डी है यानी विजय नागरी। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपका 9 का बोलिए क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी नागरी। नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन है 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? तो इसका ऑप्शन दिया है ए अकबरनामा, ऑप्शन बी शाहनामा, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी रामचरितमानस। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, बोलिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। क्या होगा? पद्मावत यानी सी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन दिया है तमिल, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी कन्नड़। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिल। क्या होगा? तमिल। अगला क्वेश्चन है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, यानी तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तो ऑप्शन है उत्तर भारत की, मतलब उत्तर भारत की चारों भाषा है, या पश्चिम भारत की, सी नंबर है पूर्वी भारत की, ऑप्शन डी है दक्षिण भारत की। एंड चारों दिशा में किसी भी दिशा का एक चारों भाषा है ना। तो इसमें से चारों ऑप्शन में कोई एक सही होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की चारों भाषा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो ए ऑप्शन ए है सरहद पाद की, ऑप्शन बी है रस खान की, ऑप्शन सी है जीवनानंद दास की, ऑप्शन डी है गुरु नानक की। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरहद पाद की। किसका? सरहद पाद की। अगला क्वेश्चन है रामायण की रचना किस भाषा में है? जो रामायण है, रामायण किस भाषा में लिखा गया? तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी अंग्रेजी।
तो यहाँ पर समझिए उर्दू और यहाँ पर अंग्रेजी तो होबे न करेगा। बात रहा है हिंदी का, तो हिंदी संस्कृत के बहुत बाद में लिखाया आया है, ठीक ना। और ये बात समझिए कि ईसाई धर्म की उत्पत्ति होने से 500 ईस्वी पूर्व में समझिए कि रामायण लिखाया था, उस समय की बात है। तो यह आपका होगा संस्कृत ही, क्या होगा, संस्कृत। तो इसका 14 का सही आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका, नागरी लिपि साहित्य की किस विधा की रचना है। जो नागरी लिपि साहित्य की किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी स्मरण, ऑप्शन डी जीवन। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि नागरी लिपि विधा का रचनाकार कौन है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। विधा ऊपर हम लोग पढ़े हैं, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, बोलिए। तो ये निबंध है, क्या है, निबंध। नागरी लिपि क्या है, एक तरह के निबंध है। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा। वाह, यानी ईसा के जो ईस्वी के 14वीं-15वीं सदी के, यानी ईसाई धर्म के उत्पत्ति होने के 14-15वीं सदी में, है ना, विजयनगर की शासकों ने अपने लेखों की लिपि के बारे में क्या कहा, बताइए क्या कहा है। तो ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी नागरी, नंदी नागरी, ऑप्शन सी नागरी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। इसका बोले सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नंदी नागरी, क्या होगा, नंदी नागरी। अगला क्वेश्चन, नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन ए है देवनागरी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी सौरसेनी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देवनागरी, क्या होगा, देवनागरी। हम अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरा 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन करता है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है। वाह, मतलब सूर्य नामक जो पुस्तक है इसको किसने लिखे। तो ऑप्शन है मैक्स मूलर की, ऑप्शन बी बिरजू महाराज की, ऑप्शन सी गुनाकर मूल्य की, ऑप्शन डी महात्मा गांधी की। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गुनाकर मूल्य की, गुनाकर मूल्य की रचना है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। मतलब कौन व्यक्ति ने भारतीय लिपि की कहानी लिखे हैं जो कि प्रसिद्ध एक रचना हो गया। तो ऑप्शन है गुनाकर मूल्य, ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुनाकर मूल्य, यानी ऑप्शन ए सही होगा, क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन, गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न, जो गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न, अब डैश दिया है। तो ऑप्शन है नहीं है, मतलब भिन्न नहीं है। बी नंबर है कभी थी, मतलब भिन्न कभी थी, या भिन्न हैं या भिन्न थी। अब बताइए क्या होगा। ये अधूरा वाक्य है, इसको इसमें से चुन करके क्या करना है, पूरा करना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नहीं है। मतलब गुजराती लिपि जो है देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है, मतलब मिलता जुलता है ना। अगला क्वेश्चन मेरा 21 नंबर क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के बाद, महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने अपने सिक्कों पर कौन से शब्द खुदवाए थे। वाह, यानी मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने अपने सिक्कों पर कौन से शब्द खुदवाए थे। तो ऑप्शन ए है नागरी शब्द, ऑप्शन बी रामसीय शब्द, ऑप्शन सी रोमन शब्द, ऑप्शन डी प्राकृत शब्द। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा नागरी शब्द। कौन शब्द, नागरी शब्द।
अगला क्वेश्चन मेरा अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने लग जाते हैं। वाह, यानी समय पूछ रहा है दक्षिण भारत से नागरी यानी नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने लग जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 7वीं सदी, ऑप्शन बी 6ठी, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 5वीं। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8वीं सदी। कौन? 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन, नागर या नागरी शब्द, नागर बोलिए या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े, नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े, अब अधूरा वाक्य दिया है, इसमें से चुन करके पूरा करना है। तो ऑप्शन ए दिया है गांव से संबंध रखता है, ऑप्शन बी राज्य से संबंध रखता है, ऑप्शन सी प्रांत से संबंध रखता है, ऑप्शन डी शहर से संबंध रखता है। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा शहर से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, किस समय नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। मतलब किस समय नागरी लिपि एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो ऑप्शन ए है ईसा की 8वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन बी ईसा की 6ठी सदी में, ऑप्शन सी 9वीं सदी में, ऑप्शन डी 12वीं सदी में। तो बोलिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसा की 8वीं 11वीं सदी में, ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए डायडस की शुरुआत होती है। नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए डायडस की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन ए है आविष्कार, ऑप्शन बी रूप, ऑप्शन सी युग, ऑप्शन डी पैमाने। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा युग। क्या होगा? युग, यानी सी नंबर होगा आंसर। आगे हम लोग चलते हैं। मेरा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है हिंदू एवं डैडस एवं हिंदू धर्म। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है हिंदू, डैडस एवं हिंदू धर्म। तो ऑप्शन ए है लिपि, ऑप्शन बी है समाज, ऑप्शन सी लोग, ऑप्शन डी वर्ग। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका समाज। क्या चीज? समाज। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की डैडस भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। दक्षिण भारत की डैडस भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। ऑप्शन ए है कन्नड़, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी द्रविड़, ऑप्शन डी कोंकणी। बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा द्रविड़। कच्ची द्रविड़। अगला क्वेश्चन मेरा है 28 नंबर, 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन डैडस भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। ऑप्शन ए है मराठी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी आर्य। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मराठी। क्या होगा? मराठी। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर डैडस लेख अंकित किए हैं। जो इस्लामी शासक लोग थे, ठीक ना, जिसमें आपका अकबर, बाबर, ये सब लोग आए थे, तो इस्लामी शासक है।
तो इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर डैडस लेख अंकित किए हैं। तो ऑप्शन ए है नागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी गुजराती। तो बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरी। अगला क्वेश्चन है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। जो आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, ऑप्शन ए है 15वीं 6वीं सदी से, ऑप्शन बी 8वीं 9वीं सदी से, ऑप्शन सी 10वीं 11वीं सदी से, ऑप्शन डी 3री 4ठी सदी से। तो बोले इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 8वीं 9वीं सदी से यह होगा। अगला क्वेश्चन मेरा है काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है देवनगरी, ऑप्शन बी पुष्प नगरी, ऑप्शन सी संतन नगरी, ऑप्शन डी मंदिर नगरी। तो बोले क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका देवनगरी। क्या चीज? देवनगरी। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा प्राचीन सिक्कों पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। किसके द्वारा प्राचीन सिक्कों पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? तो इसका सही ऑप्शन है शेरशाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी बादशाह अकबर। माई नहीं खे का ठेकुआ पर दे पर चलिए मेरा 32 नंबर क्वेश्चन है किसके द्वारा प्राचीन सिक्कों पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? किसके द्वारा प्राचीन सिक्कों पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है? तो ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी बादशाह अकबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बादशाह अकबर। अकबर ने अपने सिक्कों पर क्या किया था कि राम सीए शब्द लिखवाया था। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए है सरहपाद, ऑप्शन बी विद्यापति, ऑप्शन सी डुम्बिपा, ऑप्शन डी अनिभुसुपा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सरहपाद ए। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक की भाषा है। अगला क्वेश्चन है मेरा कर्नाटक की भाषा है। तो कर्नाटक की कौन सी भाषा है इसको समझना है। तो कर्नाटक की भाषा है तो ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी कोकण। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, बोलिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका कन्नड़। क्या चाहिए? कन्नड़। अगला मेरा क्वेश्चन है राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? जो राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गौड़ प्रदेश, ऑप्शन सी विदर्भ, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बोलिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, है ना। चलिए इस तरह से इस पाठ का जो भी VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।